मैं दिसंबर 2007 राजनीतिक राशि करने वाले कोटली। आज हम शक्ति के स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। शक्ति व्यक्ति की वह योग्यता होती है, वह क्षमता होती है जिसके आधार पर अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को बलपूर्वक अपनी इच्छा के अनुसार प्रभावित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, बदला जाता है। अर्थात जब तक किसी व्यक्ति को शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता जब तक उस व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्ति के व्यवहार को, उनके आचरण को अपनी इच्छा के अनुरूप बदल लिया नहीं जाता है। शक्ति के अनेक प्रकार होते हैं। दमनात्मक रूप में सब शक्ति होती है, करिश्मावादी शक्ति होती है, परंपरागत शक्ति होती है, वैधानिक शक्ति होती है, दृश्य होती है, अदृश्य होती है, एक पक्षी होती है, द्विपक्षी होती है, बहुपक्षी होती है, शक्ति केंद्रित होती है, विकेंद्रित होती है, शक्ति औपचारिक होती है, अनौपचारिक होती है, शक्ति बल के रूप में होती है, शक्ति प्रभाव के रूप में होती है, शक्ति चातुर्यता के रूप में होती है। जैसे कि हम अपने तानाशाही शासन में शक्ति के विभिन्न प्रकार के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तानाशाही शासन का मतलब एक व्यक्ति का शासन होता है जिसने बलपूर्वक या जनसहमति के आधार पर शासन होता है, अपना आधिपत्य स्थापित किया है और उसके द्वारा दिए गए देश में कानून होता है। जिस प्रकार से लुई 16 कहा करता है, आइन में नहीं राजी हूं, मेरे द्वारा दिए गए आदेश कानून होता है। शासक वर्ग के द्वारा दिए गए आदेश के निर्णय करने का जनसामान्य को उसका अधिकार नहीं होता है। ऐसे शासन में, ऐसी गवर्नमेंट में, ऐसे प्रशासन में जनता को निरंतर भयभीत रखा जाता है। शासक वर्ग के द्वारा अपने विरोधियों को, अपने संतुष्टों को, अपने विरुद्ध होने वाले आंदोलन को समाप्त करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बल का प्रयोग जाता है। बल या शक्ति बल के रूप में होती है, लेकिन दो प्रकार के बल का प्रयोग जाता है। एक साधारण रूप में काम किया जाता है। साधारण का अभिप्राय शासक वर्ग के विरुद्ध उत्पन्न वाले विद्रोह को या किसी प्रकार का कोई आंतरिक कलह उत्पन्न होता है, आंतरिक उपद्रव उत्पन्न होता है या गृह की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसी स्थिति में शासक वर्ग के द्वारा लाठीचार्ज के आदेश दिए जाते हैं, आंसू गैस गोले छोड़ जाते हैं और हवाई फायर किए जाते हैं। लेकिन असाधारण बल के अंतर्गत देश में जब गृह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो शासक वर्ग के द्वारा देखते ही गोली मारने की सेना को आदेश दे दिए जाते हैं। फ्लैग रेड अलर्ट घोषित किया जाता है, देश में सैनिक शासन लागू कर दिया जाता है, मार्च फास्ट किया जाता है, लोगों को बिना मुकदमे चलाए उन्हें न्यायिक हिरासत में अरेस्ट किया जाता है। तो तानाशाही शासन में शक्ति के अनेक प्रकार होते हैं। बल के रूप में होती है, शक्ति के दंड के रूप में होती है, कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। तानाशाही शासन में कोई भी अपराधी, शासक वर्ग के विरुद्ध कार्रवाई करने वाला कोई भी व्यक्ति या देश में उपद्रव करने वाला कोई भी व्यक्ति दंड से नहीं बच सकता है। यहाँ तक कि विशाल पैमाने पर नरसंहार पर घटनाएं की जाती है, हत्याएं की जाती हैं, यहाँ तक फांसी सजाएं दी जाती हैं। लेकिन आज बात करते हैं शक्ति के स्रोत क्या क्या हैं। शक्ति के स्रोत से उत्पन्न होती है। प्राचीन काल से लेकर के आज तक राजनीतिक ज्ञान में बहुत सारी अवधारणाएं प्रचलित रही हैं जिनमें शक्ति, सत्ता और वैधता। लेकिन शक्ति जो प्रयोग करने के लिए होता है, जिसके आधार पर अन्य व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित किया जाता है, बदला जाता है, चेंज जाता है। लेकिन शक्ति किन स्रोतों से उत्पन्न होती है? तो शक्ति का सबसे पहला स्रोत होता है नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। अर्थात ज्ञान से शक्ति बहुत अधिक उत्पन्न होती है। जिन व्यक्तियों को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विशेष रूप से जानकारी होती है, ऐसे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली माने जाते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं, उनके व्यवहार को ज्ञानी व्यक्तियों द्वारा सरलता से अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है, बदला जा सकता है। जिन व्यक्तियों के ज्ञान के क्षेत्र में विशेष रूप से जानकारी होती है, सरकार के द्वारा उन्हें विशेष रूप से उपाधि प्रदान की जाती है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो कहने का यह है कि जो व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति होते हैं उनकी तुलना में अज्ञानी व्यक्ति कम शक्तिशाली माने जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति के स्रोत से, अर्थात जितना अधिक नॉलेज होता है, किसी विषय के बारे में जितनी जानकारी होती है, वह व्यक्ति चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में जानकारी होती है, चाहे विधायिका में जानकारी होती है, चाहे प्रशासनिक में जानकारी होती है, चाहे न्यायिक क्षेत्र में जानकारी होती है, अन्य व्यक्तियों की तुलना में वह अधिक शक्तिशाली माना जाता है। उसमें इतना अधिक प्रभाव होता है
उसमें इतना अधिक प्रभाव होता है इसका आधार पर व्यक्ति को स्वतः ही आचरण बदल दिया जाता है। कहने वाला यह है आधुनिक समय ज्ञान विज्ञान का औद्योगिक प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है, युग है। इस युग में जो संचार के इस प्रकार की जो क्वेश्चन आती है, जिन व्यक्ति को किसी क्षेत्र से जानकारी होती है, वे व्यक्ति सदैव अन्य व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली माने जाते हैं। पाश्चात्य गणित की अगर बात करते हैं, प्लेटो, अरस्तु, कौटिल्य, मनु, इस प्रकार के महान जो विद्वान होते हैं, इन्हें ज्ञान के कारण ही शक्तिशाली माना गया है। यही कारण है कि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, तत्कालीन समय में प्रचलित जो परंपराएं होती हैं, जो परिपाटी होती हैं, जो उपयोगी नहीं होती हैं, अंधविश्वास के प्रति उनका अधिक इतना विश्वास नहीं होता है। जो कृतियां होती हैं, कुसंस्कार होते हैं, ज्ञानी व्यक्ति द्वारा उनका विरोध किया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तत्कालीन समाज में विद्यमान कृतियों का कुसंस्कार का विरोध किया और देश की जनता में जो हीनता की भावना उत्पन्न होती है, उस हीनता की भावना को दूर करने के लिए उन्होंने देश का सामना किया, बैक टू वेदों की ओर वापस लौट। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, तत्कालीन जो परिस्थितियां होती हैं, उनके अनुसार अपने व्यवहार को, अपने आदत को बदल लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं और आने व्यक्ति के व्यवहार को सही परिवर्तित कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। तो ज्ञान शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, ज्ञान शक्ति का आंतरिक स्रोत माना जाता है। दूसरा स्रोत की बात करते हैं, सत्ता। प्रत्येक संगठन में सत्ता का वही स्थान होता है जो मानव शरीर में आत्मा का होता है, अर्थात बिना आत्मा के कोई भी शरीर सक्रिय नहीं रह सकता है। अर्थात ऐसा कोई संगठन नहीं हो सकता है जिसमें सत्ता का निवास नहीं होता है। सत्ता व्यक्ति का वह वैधानिक अधिकार होता है जिसके आधार पर अपने अधीनस्थों के लिए, अपने सबोर्डिनेट के लिए आदेश देने का अधिकार होता है और उसके द्वारा दिए आदेश की यदि अवहेलना की जाती है, अनुपालना नहीं की जाती है, सत्ताधारी व्यक्ति के द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। तो सत्ता न केवल आदेश देने का अधिकार होता है, बल्कि आदेश की अनुपालना कराने की भी जो क्षमता होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, जो योग्यता होती है, जो शक्ति होती है, उसे सत्ता कहा जाता है, अथॉरिटी कहा जाता है। सभी व्यक्ति निरंतर सत्ता प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। जब देश के चुनाव होते हैं, सभी व्यक्ति जिनकी राजनीति में रुचि होती है, वे सत्ता प्राप्त करने के लिए जन से भाग लेने की कोशिश करते हैं, जनमत को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और जिस व्यक्ति को एक बार सत्ता प्राप्त हो जाती है, उस व्यक्ति के द्वारा निरंतर सत्ता को बनाए रखने के प्रयास किए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि सत्ता में इतना अधिक प्रभाव होता है, इतना अधिक बल होता है, उसके द्वारा देखिए आगे उसके आगे की अनुपालना कराई जा सकती है, आगे उसकी अनुपालना कराई जा सकती है। और कई बार जब सत्ताधारी के द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना, जिसके सबऑर्डिनेट के द्वारा उसके अधीनस्थ के द्वारा अवहेलना की जाती है, तो उनके विरुद्ध अनुशासन कार्रवाई की जाती है, कठोर अनुशासन कार्रवाई की जाती है। कई बार उन्हें या तो निलंबित किया जाता है या उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो अनुशासन जो कार्रवाई की जाती है, उसके पीछे सबसे बड़ा जो तत्व होता है अथॉरिटी, सत्ता होती है। अतः सत्ता से क्या होती है, शक्ति उत्पन्न होती है। सत्ता को भी शक्ति का एक बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। तीसरा स्रोत संचार। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो है, जिन व्यक्तियों के पास संचार के साधनों की सुविधाएं अधिक मात्रा में होती हैं, संचार के साधनों की सुविधाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक शक्तिशाली माने जाते हैं। कहने वाला यह है कि संचार के साधनों के प्रयोग के माध्यम से उनके द्वारा अधिक मात्रा में जनता को प्रभावित किया जाता है। जनता जनार्दन को अपने पक्ष में करने में सफलता प्राप्त हो जाती है। प्राय चुनाव में ऐसे नेताओं की जीत की संभावना रहती है जिनके द्वारा पर्याप्त जनसंचार के साथ उपयोग किया जाता है। प्रत्येक दल की अपनी पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी होती है, जो दल की जो विचारधारा होती है, इस कार्य की विचारधारा को प्रचार प्रसार करने का कार्य संचार के साधनों के माध्यम से किया जाता है। इसलिए कम्युनिकेशन जो गैप होता है, संवादहीनता की स्थिति समाप्त हो जाती है। और यही काम होता है कि ऐसे जो कई नेता होते हैं जो जनसंचार के साधनों का अधिक मात्रा में उनका प्रयोग करने में सक्षम होते हैं, उनके पास कार्य सुविधाएं होती हैं, जनता के द्वारा उन्हें अपना नेता मान लिया जाता है और उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण उन्हें निरंतर चुनाव में
जीत प्राप्त होती है। तो कहने लगे था कि जिन व्यक्तियों के द्वारा संसार के साधनों में अधिक सुविधाएं प्रयोग की जाती है, अर्थात संसार के साधनों की सुविधाएं होती हैं, अन्य इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, अन्य व्यक्ति के व्यवहार को, उनके आचरण को अपने हित के अनुसार परिवर्तित करने में कामयाब हो जाते हैं, सफलता प्राप्त हो जाती है। तो संसार के साधनों से भी शक्ति उत्पन्न होती है। चौथी बात आती है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी की बात आती है। व्यक्तित्व से भी शक्ति उत्पन्न होती है। जो प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी जो व्यक्ति होते हैं, वे अन्य असाधारण व्यक्तियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली माने जाते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व का मतलब यह है कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें निर्णय लेने की क्षमता होती है, क्यों डिसीजन लेने की पावर होती है। वे समय और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने के में बड़े माहिर होते हैं, कलाकार होते हैं। समय और परिस्थिति के अनुसार वे निर्णय लेते हैं, वे अर्थात वे अनिश्चितता के दौर में नहीं रहते हैं, उनमें साहस होता है, वे स्थिर चित्त वाले होते हैं, दूरदर्शी होती है, चरित्रवान होते हैं और नियमों को, नीतियों को लागू करने में वे माहिर होते हैं, कलाकार होते हैं, चतुर होते हैं। ये प्रभावशाली व्यक्तित्व होते हैं। तो किसी भी नेता को बार बार जब चुनाव में जीत प्राप्त होती है तो उन्हें अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण जीत प्राप्त होती है, अर्थात यहाँ शक्ति होती है, करिश्मावादी शक्ति करने काम करती है। तो प्रभावशाली व्यक्तित्व से भी शक्ति उत्पन्न होती है। असाधारण व्यक्ति की तुलना में प्रभावशाली व्यक्ति जो धनी होते हैं, वे बहुत अधिक शक्तिशाली माने जाते हैं। पांचवी बात करते हैं धन। धन में भी शक्ति होती है, अर्थात धन से भी जो प्राप्तियां होती हैं, जो उपलब्धियां होती हैं, उनसे भी शक्ति उत्पन्न होती है। जिन व्यक्तियों के पास पर्याप्त मात्रा में आर्थिक संसाधनों की सुविधाएं होती हैं, ये व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली माने जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब भी देश में चुनाव होते हैं, इन चुनाव के दौरान केवल उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा चुनाव में भाग लिया जाता है, अर्थात वही व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं, प्रत्याशी बनते हैं जिनके पास पर्याप्त मात्रा में आर्थिक संसाधन होते हैं। जिस प्रकार के आर्थिक संसाधनों से जो अभावग्रस्त जो होते हैं, उनके लिए चुनाव लड़ना तो बहुत दूर की बात होती है, उनके द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने में रुचि नहीं ली जाती है। अर्थात धन में वो ताकत होती है, वो शक्ति होती है, इस धन के बल पर राजनीतिक पदों को खरीदने की कोशिश की जाती है। आए दिन लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में विधायकों की, सांसदों की खरीद छोड़कर जो व्यापार चलता है, जो बिजनेस चलता है, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश जाती है। ऐसे विधायकों, ऐसे सांसदों जो अपनी पालने देने की कोशिश की जाती है, उसका धन पर प्रभाव किया जाता है। तो कहने लगे था कि धन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। धन का प्रलोभन देकर के किसी उच्च अधिकारी से वांछित कार्य करवा लिए जाते हैं, अर्थात धन के आधार पर अन्य सामान्य व्यक्ति का आर्थिक शोषण किया जाता है, उनका अन्य का आर्थिक बल के कारण शोषण किया जाता है, और यही कहा जाता है कि धन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। और अगली बात करते हैं संगठन। संगठन में शक्ति होती है। कहने लगे है कि जिस पॉलिटिकल पार्टीज में जितना एक संगठन पाया जाता है, उनमें अनुशासन पाया जाता है, उनके अपने नियम होते हैं, पदाधिकारी होते, कार्यालय होती है। जो व्यक्ति जितने अधिक मात्रा में संगठित होते हैं, वे उतने ही अधिक शक्तिशाली माने जाते हैं। इसलिए संगठन में क्या होती है? शक्ति होती है। तो ये सब प्रकार के शक्ति स्रोत हैं। ज्ञान, सत्ता, संचार, व्यक्तित्व, धन, संगठन और अन्य जो उपलब्धि होती है, उनसे भी शक्ति उत्पन्न होती है। आज की बात हम इस बात करते हैं। धन्यवाद।